वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। बच्चों, आज फिर से आए हम लोग फिजिक्स के सीरीज में और क्लास 12 में पूछे जाने वाले 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने एक चैप्टर किया था ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव्स डाला था। चाहो तो आप वो भी जाके देख सकते हो, बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन उससे आता है ऑब्जेक्टिव में। और आज जो चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और उसका जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव है बच्चों वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू हो जाइए और बने रहिए अंत तक ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, तो देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैट का और आपके फिजिक्स का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें सबसे पहला चैप्टर है। और क्लास 12 का इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लें कि भाई सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ेंगे तो कोई टॉपिक्स होनी चाहिए। तो हम लोग पहले टॉपिक्स पे आएंगे, टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक आपका बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक है चार्ज। तो चार्ज के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। देखिए, जैसे चार्ज को डिफाइन करना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन उसके प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डिफाइन होता है बच्चों? ये चार्ज क्या होता है बच्चों? ये प्रॉपर्टी है बॉडी का, प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद बॉडी, एसोसिएटेड विद बॉडी। और ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है बच्चों जो क्या क्या चीज प्रोड्यूस करता है आपको पता होगा। चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। दो तरह का फील्ड ये प्रोड्यूस कर सकता है चार्ज अपने आसपास। यानी एक ऐसा बॉडी से रिलेटेड प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो चार्ज बच्चों कैसे होता है इसका मेथड भी पढ़ेंगे और चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले जान लें कि चार्ज कौन सा क्वांटिटी है। चार्ज आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, ठीक है। और इसका और भी यूनिट है बच्चों ईएसयू। देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। ईएसयू को कहा जाता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ईएसयू। और ईएमयू एक यूनिट होता है जो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जैसे आप लेंथ को मापते हो, सेंटीमीटर में भी कभी कभी माप लेते हो, कभी कभी मीटर में भी माप लेते हो, है ना, कभी कभी डेसीमीटर में भी माप लेते हो, ठीक है। उसी तरह बच्चों हम लोग चार्ज को भी ईएसयू में भी मापते हैं, ईएमयू में भी मापते हैं और कूलम्ब में भी मापते हैं, ठीक है। तो ठीक, अब रिलेशन क्या होता है ईएसयू, ईएमयू और कूलम्ब में? तो आपको ये भी पता होगा कि एक कूलम्ब का वैल्यू जो होता है बच्चों वो 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। तो 1 ईएसयू निकालोगे तो क्या होगा? यूनिट मेथड लगा दो यहाँ पे, मतलब यूनिटी मेथड क्या होगा बच्चों कि एक ईएसयू का जो वैल्यू होगा तो ये 3 कहां जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 10⁻⁹ नीचे आ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रोस्टैट कूलम्ब जो होता है ये बराबर होता है बच्चों 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब के बराबर। ये याद रख लो, याद रख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। और ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों कि 1 ईएसयू का वैल्यू कूलम्ब में कितना होता है? 1/3 × 10⁻⁹। और साथ साथ ये याद रख लो तो ये आसानी से याद रहेगा, 1 कूलम्ब = 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है। अच्छा, ईएमयू में क्या होता है बच्चों? 1 कूलम्ब का जो वैल्यू होता है वो 1/10 ईएमयू के बराबर होता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर दें तो 1 ईएमयू बराबर हो जाएगा, 1 ईएमयू का मान हो जाएगा 10 कूलम्ब के बराबर। 1 ईएमयू का वैल्यू कितने कूलम्ब के बराबर? 10 कूलम्ब के बराबर हो जाएगा। चलो मैं इसको हटा देता हूं, ओके। अब दोनों का रेशियो निकालो बच्चों, 1 EMU/1 ESU। ये भी क्वेश्चन आ चुका है 12th में। तो 1 EMU/1 ESU, तो 1 EMU कितना? देखो 1 EMU कितना है? 1 EMU बाय निकालना है 1 ESU। तो 1 EMU कितना है? 10 कूलम्ब। और 1 ESU कितना है? तो 1/3 × 10⁻⁹ ओहो, ये क्या लिख दिया? 1 ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁹, ठीक है। तो ये 3 कहां चला जाएगा बच्चों? ऊपर 3, और इंटू 10⁻⁹ और +9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 days, 3 × 10⁻⁹। तो 1 EMU/1 ESU का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों वो 3 × 10⁻10 के बराबर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? क्लियर है, पूरा क्लियर है सर। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? हम लोग बोलते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है, तो पहले क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझ लो। देखो, क्वांटाइज्ड किसी
पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्वांटाइज्ड कब बोल सकते हैं, या पार्टिकल्स को क्वांटाइज्ड कब बोलेंगे। ठीक है, तो देखो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है जो फिक्स्ड अमाउंट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फिक्स्ड अमाउंट में। फिक्स्ड अमाउंट में खैर कैसे, क्या मतलब हुआ इसका फिक्स्ड अमाउंट का मतलब? ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप मार्केट में पेन खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो? एक पेन दो, दो पेन दो, तीन पेन दो। कभी 2.5 पेन मांगा है, कभी 3.5 पेन मांगा है, 1.5 पेन, ऐसा नहीं होता है। या तो पेन जो आएगा वो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा, ऐसे आएगा। कभी 1.5 पेन नहीं होता है, 1.5 पेन दीजिए कभी दुकानदार को मांगा है, ऐसा पेन नहीं आता है। लूला लंगड़ा पेन नहीं होता है, पेन होगा एक या दो, 1.5 पेन नहीं होगा। तो जो फिक्स्ड अमाउंट में है, यानी कि पेन का अमाउंट फिक्स है, या तो एक हो सकता है या दो हो सकता है या तीन हो सकता है। तो जो जिसका अमाउंट फिक्स्ड होता है उसको बोलते हैं, ये क्वांटिटी जो है ये क्वांटाइज्ड है, यानी पेन क्या है? क्वांटाइज्ड। ठीक है, उसी तरह आपका नोटबुक क्वांटाइज्ड होगा, आपका एनसीईआरटी का बुक क्वांटाइज्ड होगा। आधा बुक खरीदने नहीं जाओगे आप, चलो एक काम करो एक चैप्टर दे दो हमको, ऐसा नहीं होता है, पूरा बुक लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चार्ज भी बच्चों क्या है? क्वांटाइज्ड है। अब चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड है? चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, चार्ज क्वांटाइज्ड कैसे। तो देखो बच्चों, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चार्ज का ट्रांसफर होता है, मान लो ये वन बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, इस बॉडी से चार्ज आने वाला है, इसमें से मान लो चला गया एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी में से इस बॉडी में चला गया, ट्रांसफर हो गया, तो इस पे +1 ही चार्ज आता है, इस पे -1 ही चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह दो इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इस पे +2 ही चार्ज आ जाएगा और इस पे -2 ही चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से यदि n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इस पर आ जाएगा +ne चार्ज, इस पे आ जाएगा -ne चार्ज। यानी चार्ज का जो वैल्यू होगा या तो +ne हो सकता है या -ne के बराबर हो सकता है, या सिंपली हम लोग इसको लिखते हैं Q = ne। n का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो क्या एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है? तो क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा? क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें से? 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया सर, इस पे +2.5 ही चार्ज आ गया, इस पे -2.5 ही चार्ज आ गया, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, सबसे कम जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो एग्जिस्ट करता है नेचर में। इसीलिए फ्रैक्शन में कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो फ्रैक्शन में नहीं होता है क्योंकि इसका भी अमाउंट फिक्स हो गया, चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज क्या हो गया? क्वांटाइज हो गया, क्योंकि इसका भी अमाउंट फिक्स हो गया। इसलिए फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों? Q = ne। Q चार्ज है और n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, जो कि होता है 1.6 × 10⁻19 n का वैल्यू इंटीजर होगा हमेशा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा कभी। 0 या +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, कभी भी +-3.5 नहीं हो सकता है, 4.7 नहीं हो सकता है, ये सब वैल्यू नहीं होगा, फ्रैक्शन में इसका वैल्यू नहीं होता है। चलो, चार्ज का डायमेंशन होता है बच्चों AT के बराबर या IT के बराबर, फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, Q = IT या I = Q/T। ठीक है, और देखो जरूर, ये अगला प्रॉपर्टी है, चार्जेज जो है वो अगर रेस्ट में है तो वो अपने आसपास क्या बनाएगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अगर चार्ज कहीं रखा हुआ है ऐसे सर, चार्ज सोया हुआ है, तो अपने आसपास क्या बना के रखेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यदि चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज आराम से जा रहा है एक ही स्पीड में, तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा बच्चों। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। इन यूनिफॉर्म मोशन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। अच्छा, क्या होगा जब चार्ज स्पीड में जाएगा? कभी अपना स्पीड चेंज करेगा, कभी कम कर लेगा, कभी ज्यादा कर लेगा, यानी चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, यानी वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है। तो चार्ज यदि एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन है चार्ज में, तो बच्चों ये क्या क्या बनाता है? ये देख लो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और एनर्जी भी रेडिएट करेगा, और रेडिएट्स एनर्जी, अपने में से एनर्जी को ऐसे छोड़ते हुए जाता है चार्ज। ठीक है, ये तीनों होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सर? क्या राज छुपा के बैठे हैं आप? चलिए ये देखिए, नेक्स्ट है मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग किस तरह से बॉडी को कर सकते हैं? देखो, फ्रिक्शन से भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो, दो बॉडी को रगड़ दो ऐसे, ठीक है, दो बॉडी को ऐसे रगड़ दो तो ये दोनों बॉडी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। फ्रिक्शन से भी चार्ज होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद कंडक्शन से भी चार्ज होता है। कंडक्शन में क्या होता है बच्चों? एक बॉडी पहले से चार्ज होता है, ठीक है, मान लो इस पे कुछ चार्ज है, और दूसरे बॉडी को ले आओ इसके कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में,
ऐसे सटा दो तो ये जिस पे चार्ज नहीं था, अनचार्ज बॉडी था, ये भी चार्ज हो जाता है। और इंडक्शन में आप लोग जानते ही हो, इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में भी एक बॉडी पहले से चार्ज होता है, ठीक है, और दूसरे बॉडी को इसके नजदीक लाया जाता है। जिसको चार्ज करना होता है इसके नजदीक लाते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं लाते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे में जो बॉडी चार्ज होगा उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत जान लीजिए इसके बारे में, उसके बाद आपको सारा चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कोई बॉडी को चार्ज करेंगे, ऑन चार्जिंग ए बॉडी इट्स मास चेंजेज, इसका मास क्या होगा, चेंज होगा। मास में इंक्रीज और डिक्रीज, मास इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे, चार्ज होगा तो किस तरह से बॉडी का मास चेंज करेगा। मान लो सपोज करो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो इस पे +2 ही चार्ज आ गया, इस पे -2 ही चार्ज आ गया। अब क्या होगा, तो क्या मास चेंज हुआ, भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें कम हो गया। तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है क्या, बच्चों बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 × 10⁻31 kg। बेशक ये कम है, बहुत ही कम है, लेकिन अगर 1000, 2000, 5000 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो मास पर फर्क पड़ेगा, बहुत ही कम फर्क लेकिन पड़ता है। एक्चुअली देखो, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास इसमें कम हो गया, इसमें क्या हो गया, मास ज्यादा हो गया। अब समझ सकते हो आप, इसका मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको क्या उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर कौन चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहां देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और पॉजिटिवली चार्ज होता है तो बच्चों उसका मास डिक्रीज कर जाता है, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका मास इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो चार्जिंग के केस में क्या होता है बच्चों, अगर एक बॉडी चार्ज हो रहा है तो डिपेंड करता है कि मास बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करता है बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ है या निगेटिवली चार्ज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब चार्जिंग के केस में मास बढ़ भी सकता है, में इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज, चलो यहां पे लिखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास डिक्रीज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा तो मास इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 3, कूलम्ब्स लॉ। पढ़े ही होंगे आप लोग, पहले से भी जानते होंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। चलिए, कूलम्ब नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है और 2 पॉइंट चार्ज कुछ दूरी पे सेपरेट है, r डिस्टेंस पे, तो इस दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है। इस फोर्स को कहा जाता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या फिर इसको कूलम्ब्स फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इसको बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स। जो बच्चे थ्योरी पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है, वो इसको स्किप करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। और जो बच्चों को थ्योरी में थोड़ा बहुत जानना है तो वो बने रहे हमारे साथ, ठीक है। इस दोनों के बीच में फोर्स लगता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। ये फोर्स जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी के पर जो चार्ज होगा या दोनों पॉइंट चार्ज होगा उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, Q1 × Q2। Q1 है ये और ये Q2, यानी दोनों चार्ज का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उस दोनों पे फोर्स उतना ज्यादा काम करेगा, ठीक है। और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों r² के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब 2 चार्ज के बीच में जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा, r का वैल्यू बढ़ेगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना ज्यादा नजदीक आएगा उतना ज्यादा वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा चार्ज है। और ये प्रोपोर्शनलिटी को अगर कंबाइन करें हम लोग तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाय r², और यहीं से बच्चों प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है K, Q1 Q2 बाय r²। और K का वैल्यू होता है बच्चों, K का अगर एयर में इसका वैल्यू निकालोगे तो ये होता है 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू होता है बच्चों K का, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कहा जाता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, इसका वैल्यू भी आपको याद रखना है, ये सब सारे ऑब्जेक्टिव के लिए है। 8.85 × 10⁻12, और इसका उल्टा कर दो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको बच्चों हम लोग फैराड पर मीटर भी बोलते हैं, फैराड पर मीटर, मीटर का पावर -1। रे 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 ये क्या हुआ, अर्रा मीटर -1, ठीक है। फैराड पर मीटर भी इसका यूनिट हो सकता है,
चलिए अब यहां आते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी आप याद रख सकते हैं या आप निकाल भी सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन m-1 l-3 t4 एंड i2 होता है, इसका डायमेंशन होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने बता ही दिया। इसका अलग से यूनिट होता है फैराड पर मीटर, आपको पता है। वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का क्या है बच्चों? वेक्टर फॉर्म है F बराबर q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर r का q इंटू वेक्टर r। ये होता है बच्चों कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस फॉर्मूला को याद रखना भी जरूरी है इसको, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है? अब कूलम्ब्स लॉ हम लोग कब लगा सकते हैं, किस केस में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ लगाने के लिए बच्चों ये जो चार्ज हम यहाँ पे लिखे हैं ये चार्ज होना चाहिए पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। बड़े से बॉडी के लिए मत लगा देना। और ये दोनों चार्ज जो होना चाहिए बच्चों रेस्ट में होना चाहिए, और जो चार्ज रेस्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं इसको। क्लियर है ये चीज? यानी इसका लिमिटेशंस है कूलम्ब्स लॉ का कि ये दो चीज के लिए एप्लीकेबल है। एक तो चार्ज पॉइंट होना चाहिए यानी पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, और स्टैटिक चार्जेस होना चाहिए यानी चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये लिमिटेशंस हो गया। अच्छा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? क्या है सर स्पेसिफिक चार्ज? देखो बच्चों इसमें Q बाई M को बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज Q बाई M यानी चार्ज और उसके मास के रेशियो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड करोगे तो बोलेंगे ये स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और ये वैल्यू होता है बच्चों 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। इस दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11। क्लियर है? क्लियर है ये? अच्छा, उसके बाद ये चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये जानते ही हो आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलो। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये है स्लाइड नंबर 3। मेरा भाई काम कर रहा है, चलो ठीक है। ये पॉइंट नंबर 4 है। अब आएंगे इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स। देखो यहां रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया गया है। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बच्चों? तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट। अब फ्री स्पेस किसको बोलते हैं बच्चों? या तो वैक्यूम को आप फ्री स्पेस बोलो, एक्चुअली में तो वैक्यूम को ही कहा जाता है, निर्वात जहां पे कुछ नहीं है, और या फिर एयर को ही बोल सकते हो। एयर में भी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ही लेते हैं परमिटिविटी का। ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में मान लो वाटर है, सपोज करो क्या है? वाटर, ठीक है। तो वाटर का परमिटिविटी इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में कितना होता है? तो ये होता है बच्चों 80। 80 मीन्स क्या? 80 मीन्स क्या समझो जरा। मान लो दो चार्ज, पॉइंट चार्ज है। अभी इस दोनों के बीच में मीडियम जो है वो एयर है। एयर में हम दो चार्ज को रख दिए, और एयर में मान लीजिए फोर्स लग रहा है इस दोनों चार्ज के बीच में 10 न्यूटन का। अब इसी चार्ज सिस्टम को सपोज करो हम लोग किस में डाल दिए? वाटर मीडियम में। वाटर मीडियम में ये क्या किया? ये क्या हुआ? ये बीच में वाटर आ गया, ठीक है। अब वाटर में बच्चों इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा? तो 10 न्यूटन एयर में फोर्स लग रहा था, तो अभी जो फोर्स लगेगा वाटर में, ये एयर में जितना फोर्स लग रहा था उसका 80 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी इसको 80 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 1/8 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो ये जो जितना टाइम्स फोर्स कम हो गया इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है इसको। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है बच्चों, यानी रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का, तो पहले हम लोग मीडियम का परमिटिविटी लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं इसको। क्लियर है ये चीज? तिलियल है, तिलियल, ताप ताप तिलियल है। ये देखो जरा, यही फॉर्मूला यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एयर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं एप्सिलॉन आर किसके लिए निकालूं? एयर के लिए निकालूं, यानी मीडियम है इस बार एयर। तो मीडियम के बदले हम क्या डाल देंगे यहाँ पे? मीडियम के बदले हम डाल देंगे एप्सिलॉन किसके लिए? एयर के लिए। और नीचे में डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी आपने पढ़ा था कि एयर के लिए भी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ही होता है, और नीचे में भी एप्सिलॉन नॉट है, तो एयर के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां देखो जरा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 है किसके लिए? एयर के लिए। और वाटर के लिए कितना है? 80। क्लियर है ये चीज? अब देखो जरा क्वेश्चन क्या है, आइए
अब ऑब्जेक्टिव पे आए, अब सर जान में जान आई, अब आप ऑब्जेक्टिव पे आए हैं। ओके, देखिए जरा पहला क्वेश्चन क्या है, 1 EMU बाई 1 ESU किसके बराबर होता है? अभी अभी आपको बताया था मैंने 1 EMU और 1 बाई 1 ESU जो होता है वो 3 इंटू 10 के बराबर होता है। ये ऑप्शन देखो कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, चार्ज इज, इसमें से चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब होता है बच्चों स्पीड इंडिपेंडेंट। स्पीड इंडिपेंडेंट, तो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ये भी सही है। अब ये सही है तो इसको मत मार देना ऐसे, ठीक है? हाँ, चार्ज इज इनवेरिएंट। हाँ, रंग दो, रंग दो, कौन सा रंग दो? ए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा था इससे पहले वाले भी लेक्चर में, मैंने क्या कहा था आपको कि पूरा ऑप्शन आपको पढ़ना है। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन देखो एडिटिव, बिल्कुल होता है। चार्ज को आप जोड़ भी सकते हो उसके मैग्नीट्यूड प्लस माइनस साइन के साथ। चार्ज कंजर्व भी होता है, चार्ज कंजर्व भी होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये तीनों ऑप्शन सही है बच्चों। तो ये क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, इसमें से सभी होगा। एबीसी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेज, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेज, एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? आपको मैंने बताया था जब चार्ज सोया रहेगा मतलब रेस्ट में रहेगा, तो सिर्फ कौन सा फील्ड बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है बच्चों और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ओके, और जब चार्ज धुआंधार चल रहा है, कभी स्पीड बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी v कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और साथ साथ खुशी के मारे ऊर्जा भी रेडिएट करेगा, एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो इसमें ऑप्शन देखो बच्चों, जिसमें तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी और रेडिएट करेगा एनर्जी भी, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड चार्ज है, एक्सेलरेटेड। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड, एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा देखो, फ्रिक्शन से भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, चलो ऑप्शन ए सही है। कंडक्शन से भी कर सकते हैं, फिर मत मार देना, हाँ पूरा ऑप्शन पढ़ना है। क्या करना है? पूरा ऑप्शन पढ़ना है, समझो बात को। बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, तीनों चीज सही है बच्चों। तो यही तीनों मेथड होता है किसी बॉडी को चार्ज करने का। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, या ऑल ऑफ दिस। अच्छा, व्हेन अ बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड देन इट्स मास, जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो आपको क्या बताया था मैंने, पॉजिटिवली चार्ज कब होता है? जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना मास कम हो जाएगा, तो मास क्या कर जाएगा? डिक्रीज, कम हो जाएगा, ठीक है, घट जाता है। चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर, कुलम्स लॉ इज वैलिड फॉर, कुलम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? तो मैंने बताया था आपको कि कुलम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है, ये सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड है और या फिर पॉइंट चार्जेस के लिए। तो देख लो, ऑप्शन पहला ही दिख रहा है आपको, स्टैटिक चार्जेस। अगला क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज, ये गलत है, एक्सेलरेटेड चार्ज के लिए नहीं है। मूविंग चार्ज के लिए भी ये नहीं है, एनी चार्ज के लिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, स्टैटिक चार्जेस के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू, बच्चों मैंने बताया था अभी एयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर है ये चीज? चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है बच्चों एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू मैंने बताया था 8.85 इंटू 10 डेज -12 कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर पर 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 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू देखो कहा 8.85 इंटू 10 डेज। अरे फिर से एक बार मिस्टेक, देखो जरा, ये हो जाएगा बच्चों इस ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 10 डेज -12 होना चाहिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको करेक्ट कर लोगे, ये ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है, करेक्ट है। साइलेंट नोट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कितना इजी है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो ये मत लिख देना, ये चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 डेज -31 kg। ये ऑप्शन खोजो, ये रे, अच्छा ये ऑप्शन सी है, क्लियर है? 9.1 इंटू 10 डेज -31 kg। अच्छा, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट इज,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है बच्चों? के बराबर, कूलम्ब्स कांस्टेंट के बराबर। और क्या बताया था मैंने, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर बताया था। याद करो, याद करो के का वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ के कितना हो जाएगा? 9.10⁹ इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। चलो ठीक है, ठीक है, और सब ठीक है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम इज। किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे बच्चों एक चीज मिस्टेक हुआ है, यहां पे एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, नोट, क्योंकि ऐसा ऑप्शन और कहीं नहीं दिख रहा है आपको। यहां ध्यान से देखिए, सब में एप्सिलॉन नोट लगा हुआ है, तो उसमें भी नोट लगना चाहिए। अरे रे क्या हुआ? एप्सिलॉन नोट। क्लियर है? ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन आर, नहीं है एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नोट होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वाटर। डू यू नीड वाटर सर? वाटर ऐसा जापानी लोग बोलते हैं बच्चों, जापानी लोग फ्लैट पे जाओगे तो यही से बोलता है, डू यू नीड वाटर? वाटर सो। ठीक है, तो यहाँ नहीं, यहाँ हम लोग इंडिया में हैं। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 होता है बच्चों, याद होगा आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर के लिए कितना? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी बच्चों के से ही डिनोट करते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट मत समझना इसको, ये 80 ही होता है वाटर के लिए। ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज। किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो भैया वो बॉडी खुद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि जब बॉडी, एक बॉडी में से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है बच्चों? आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका बिस्किट नहीं है या चॉकलेट, आधा तुम लो आधा मैं, ऐसा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होगा वही मिनिमम चार्ज हो गया, और ये मिनिमम चार्ज किसके बराबर होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब। ठीक है, चलो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, ये पहला ऑप्शन ही मुझे दिख रहा है, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है, which of the following, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, which of the following values of n is not possible in relation q equal to any। q equal to any में कौन सा रिलेशन, n का कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है? n का कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है? अरे ये सर क्या लिखे? अच्छा एनी हो गया, नहीं हुआ अभी। देखो जरा, n का वैल्यू क्या बताया था मैंने बच्चों? याद करो, 0 +-1 +-2, कभी भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए n का वैल्यू। इसमें से बोल रहा है कौन सा n का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो पॉइंट वाला खोजो, पॉइंट बोलो, पॉइंट, ये तो 4 में पॉइंट नहीं है, अरे C नंबर में पॉइंट है। तो n का पॉइंट में वैल्यू बच्चों नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्लियर? अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज। एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज, मतलब एयर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा? रिलेटिव परमिटिविटी एयर का, यहां भी इससे पहले भी क्वेश्चन था बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी एयर का कितना होता है? 1 के बराबर। क्लियर है? चलिए, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन मैंने बताया था, चार्ज का डायमेंशन निकाल भी सकते हो आप। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर IT। तो I का डायमेंशन एम्पियर और T का डायमेंशन टाइम होता है बच्चों। 80 देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ही मुझे दिख रहा है, ये चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? यूनिट एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जो होता है बच्चों, ये फैराड पर मीटर होता है। फैराड पर मीटर, याद होगा आपको, मैंने बताया था फैराड पर मीटर होता है। क्लियर है ये चीज? ये चीज देख सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट हम लोगों ने लिखा। ठीक है, साला क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है? इन फिगर, ले फिगर क्या है? शायद फिगर दिए नहीं, मैं देता हूं बच्चों, शांत रहो। इन फिगर, इफ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0, नेट फोर्स ऑन चार्ज, बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है, चार्ज पे जो फोर्स है नेट Q पे वो 0 है, तो बोल रहा है देन वैल्यू ऑफ Q बाय Q इज।
चलो आओ देखते हैं। फिगर के लिए लालसा जगी है, शायद फिगर कहाँ है। देखो बच्चों, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड दे रखा है ए, क्लियर है, और ये चार्ज है इस पे क्यू, ये भी चार्ज है क्यू, ये चार्ज है स्मॉल क्यू, ये भी चार्ज है स्मॉल क्यू। ये किस पे है, किस पे है, स्क्वायर के कॉर्नर पे ये चार्ज है, पॉइंट चार्जेस, और क्यू चार्ज पे नेट फोर्स 0 है। तो मान लेते हैं इसी पे नेट फोर्स क्या है, 0। क्या मान ली, 0। चलो इस पे फोर्स निकालो पहले, तब आप क्यू बाई क्यू का वैल्यू निकाल पाओगे। नेट फोर्स बोल रहा है इस पे 0। भैया इस पे फोर्स लगाएगा कौन, चूंकि कुछ नहीं दिया है तो ये सारा कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं इस पे कौन सा चार्ज है, पहले हम लोग निकाल लें। ओहो, पूरा फिगर मिट गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से मैं बना देता हूं। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, हमारा घर है, घर, ये क्यू है, ये भी, ये स्मॉल क्यू है। चलिए चार्ज का रेशियो हम लोग निकालते हैं इस पे, क्लियर है। तो नेट फोर्स बच्चों दे दिया है कि इस पे 0 है, तो इस पे लगाएगा कौन कौन फोर्स, देखो एक लगाएगा ये इधर की तरफ, ठीक है, ये वाला लगाएगा इधर की तरफ। इसमें से बच्चों आपको नहीं लगता है अगर ये इस पे फोर्स लगा दिया ये इधर की तरफ, तो क्या कभी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, हो पाएगा ये फोर्स 0। मान लो सपोज करो ये भुजा है ए, क्लियर है, तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है यदि ये भी चार्ज, सारा चार्ज पॉजिटिव है तो, आंसर इज नॉट। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों सोचो जरा, इस चार्ज को एक इधर की तरफ बल लगा के कोई फेंक रहा है, भागो धक्का दे रहा है, एक इधर धक्का दे रहा है और एक इधर धक्का दे रहा है, तो क्या इस तीनों का रिजल्टेंट कभी 0 होगा, नहीं होगा। तब तो ये कहीं ना कहीं ये चार्ज किधर की तरफ भी भागेगा, ये रेस्ट में नहीं रह सकता है। तो इसको रेस्ट में रहने के लिए या तो इसको निगेटिव करो या फिर इसको निगेटिव करो। क्या करना चाहते हो बोलो, क्या करना चाहते हो। मैंने मान लिया कि यही निगेटिव है, सपोज करो क्या है, ये निगेटिव है, इसको मैंने मान लिया, तो ये निगेटिव है बच्चों, तो ये वाला क्या करेगा, ये चार्ज, ये वाला इसको इधर धक्का देगा, ये वाला इसको इधर धक्का देगा। नेट फोर्स इस पे निकालना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद होगा आपको। और ये माइनस क्यू चार्ज है बच्चों, मान लो, तो ये क्या किया, इसको इधर की तरफ खींचा, आजा रे, प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। इस फोर्स को मैंने मान लिया F3, ठीक है। एक चीज तय है बच्चों, ये Q और Q है, तो ये जितना फोर्स लगाएगा ये स्मॉल q इस पे, उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का दूरी क्या है, सेम है। इसे मैंने मान लिया F और इसे भी मैंने मान लिया F, और ये दोनों कितना डिग्री पे है बच्चों, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस दोनों का F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ऐसा सपोज कर लो कि हमने कर्ण निकाला, कर्ण हाइपोटेन्यूस, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट 2f के बराबर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 2f के बराबर, क्लियर, रूट 2f। अब देखो बच्चों, इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, इस दोनों के बीच ये फोर्स इधर लगेगा और इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो इस पे नेट फोर्स कब 0 होगा, जब इस दोनों का F1 और F2 का रिजल्टेंट और ये जो फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाना चाहिए। क्लियर है ये चीज, ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। यानी इधर की तरफ जो रूट 2f फोर्स लगा है ये इस दोनों के बीच के फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको बराबर कर देता हूं, रूट 2f बराबर F3। F3 इस दोनों के बीच का फोर्स है बच्चों, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डायगोनल है किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है बच्चों, रूट 2a, ये वैल्यू हो जाएगा रूट 2a, यानी इसके लिए r का वैल्यू होगा रूट 2a। चलिए दोनों फोर्स का वैल्यू रखते हैं। पहले F क्या है, इस दोनों के बीच का फोर्स या इस दोनों के बीच का फोर्स, इस दोनों के बीच का फोर्स निकालो, कितना होगा, रूट 2 k q बाई ए स्क्वायर, आर के बदले क्या डालोगे, ए स्क्वायर, क्लियर है। अब इस दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा बच्चों, k q1 q2 q1 q2, अब बट्टा ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी रूट 2a का स्क्वायर। अब निकालना है मुझे यहाँ पे Q बाई Q का रेशियो। चलिए आइए निकालते हैं। ये कैपिटल Q और एक Q कट गया, ये K और K कट गया, ये A और A मर गया, ठीक है। क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये भी शहीद होने वाला है, रूट 2 Q बराबर, ये बच रहा है बच्चों Q बाय कितना, रूट 2a का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है, कैपिटल Q बाय स्मॉल q, इस Q को इधर ले आओ, कैपिटल Q बाय स्मॉल q बराबर हो जाएगा 2 रूट 2। क्लियर है, क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। Q बाय Q का रेशियो देखो बच्चों कितना आया, 2 रूट 2 के बराबर। क्लियर दिख रहा है आपको।
चलिए ये ऑप्शन देखिए किसमें है, ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट, 2√2 आ रहा है। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी चार्ज इज इट्स मास, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास। बॉडी को जब चार्ज करते हो तो मैंने बताया था मास क्या करता है, मास बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है, मे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ढूंढना होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज, ये इंक्रीज ये डिक्रीज ये रिमेन सेम, ये यहाँ देखो मे इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बच्चों कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट को, साइलेंट नोट को। साइलेंट नोट का वैल्यू जानते हो 8.85 इंटू 10⁻12, ये ऑप्शन ढूंढो 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर होता है इसका। क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बच्चों। इस तरह का न्यूमेरिकल्स अब बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल्स। ये 2017 या 18 का क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही टफ एग्जाम लिया गया था, उसका न्यूमेरिकल्स है। आप चाहो तो ये कर भी सकते हो, लेकिन कर लो कोई ठीक नहीं है, पूछ भी सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है रे, अगला ये है। चलो, वन स्टैट कूलम इज, वन स्टैट कूलम किसके बराबर होता है बच्चों, वन स्टैट कूलम। तो बच्चों देखो वन स्टैट का मतलब आपको पूछ रहा है वन ESU का वैल्यू कितना होता है। बच्चों मैंने बताया था, याद करो, वन कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10⁹9 ESU के बराबर होता है। तो 1 ESU किसके बराबर हो जाएगा, 1 ESU बराबर 1/3 इंटू 10⁹9, और 10⁹9 को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻9। अब ये ऑप्शन देखो कौन सा है, ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी है, देखा साफ साफ 1/3 इंटू 10⁻9 वन स्टैट कूलम होता है बच्चों। अच्छा, 1 कूलम चार्ज ESU में कितना होगा, 1 कूलम चार्ज ESU में, तो 1 कूलम चार्ज ESU में कितना होगा बच्चों देख लो, तो 1 कूलम होता है 3 इंटू 10⁹9 ESU के बराबर, 3 इंटू 10⁹9 पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, स्पेसिफिक चार्ज समझो बच्चों क्या था, Q/m, और Q/m रेशियो कितने के बराबर था, कितने के बराबर, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी के बराबर था। किसके लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए था। ये ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, ये बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको, Q/m का रेशियो कितना होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन, विच इज या आर स्केलर क्वांटिटी या क्वांटिटीज, ठीक है, इसमें से कौन से स्केलर क्वांटिटी हैं या क्वांटिटीज हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकता है बच्चों इसमें। अच्छा, पहला चार्ज, चार्ज इज स्केलर, पढ़े हो आप, ठीक है। कैपेसिटेंस, ये तो अगला चैप्टर है बच्चों, C = Q/V फॉर्मूला होता है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल याद करो, पोटेंशियल V = W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोलते हैं, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो तीनों स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो बच्चों कितना बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन ए दिखा चार्ज, कौन सा स्केलर, स्केलर मार दो, रन दो ए, आगे का ऑप्शन भी पढ़ना है, मैंने कहा था आपको पूरा ऑप्शन पढ़ने के लिए। देखो लास्ट में क्या ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें से सारा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 25 नंबर, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज, आपको बताया था मैंने वेक्टर फॉर्म क्या था, F = Q1 Q2 by 4πε0 mod of r, वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर r, ये ऑप्शन देखो कौन सा है, 1/4πε0, यहाँ पे mod of r क्यूब है और वेक्टर r भी है, ये पहला ऑप्शन ही हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखो mod of वेक्टर r क्यूब है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें तो r स्क्वायर कर दिया है, इसमें भी r स्क्वायर कर दिया है, r क्यूब किसमें है देखो, ऑप्शन नंबर ए में। ये चीज क्लियर है। चलिए चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये चैप्टर बच्चे लोग जितने भी होते हैं, ये सारे चैप्टर्स, जो पहला चैप्टर है वो अच्छी तरह से क्लास 12 में पढ़ते हैं। चलो 12 की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, तो इसको तो आपने ढंग से पढ़ा होगा, अच्छे से आई होप कि पढ़ा होगा। और जो सब बच्चे नहीं पढ़े वो थ्योरी को भी देखें और ऑब्जेक्टिव्स को भी देखें। क्लियर है। और बच्चों ये गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको बोर्ड में, और इसका तैयारी आप एकदम ढंग से कर लें। पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, 8 नंबर। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 26 नंबर प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन से पूछता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, यहाँ पे स्मॉल ई होगा बच्चों, स्मॉल ई,
ये बड़ा ही नहीं, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आप बच्चों, आप लोग, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, 1.602 इंटू 10 डेज माइनस 19 कूलम्ब होता है, ठीक है। अच्छा, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज इन द ऑर्डर ऑफ, दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज कुछ नहीं दिया है बच्चों, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही आप मानना है आपको, एक दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा एक फोर्स के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। मान लो बीच की दूरी है कितनी, 1 मीटर सपोज करो, नहीं दिया है तो 1 मीटर मान लो या आर मान लो, कुछ भी मान लो। दो इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो Fe है, ठीक है। अब आपको यह भी निकालना है कि यही दो इलेक्ट्रॉन के बीच का और यही डिस्टेंस जब r रहेगा तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होल्ड करता है वो किसके लिए, जिसका मास बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे अर्थ के लिए, सन के लिए, मून के लिए, ठीक है। हम लोग के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, यानी दो आदमी के बीच में, दो इंसान के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वो बहुत कम लगता है, क्योंकि नेग्लिजिबल लगभग होता है, क्योंकि हम लोग का मास क्या है, बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा सा पार्टिकल जो दिखता भी नहीं है, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, कितना ऑर्डर होता है बच्चों। अगर आप ये निकालोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जितना होता है और दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये इसका 10 डेज 42 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सोचो जरा, यानी दो इलेक्ट्रॉन चार्ज के कारण दोनों एक दूसरे को जितना रिपेल करेंगे, या तुम एक इलेक्ट्रॉन ले लो या एक प्रोटॉन ले लो, दोनों चार्ज के कारण जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या करेगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा, मास के कारण ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। इस दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों, Fe बाई Fg का वैल्यू होता है, इसका ऑर्डर होता है 10 डेज 42 के बराबर। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। कितना होगा ऑप्शन में, 10 डेज 42। देखिए पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है आपको। क्लियर है, क्लियर है? अभी तक आपने देखा, अभी तक आपने बिल्कुल सही तरीके से देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चार्ज है Q है जो प्लेस किया गया है एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस Q विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q विल बी इक्वल टू। देखो जरा, सपोज करो कि एक चार्ज Q है जिसको रखा गया है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, ध्यान देना इस पे, दो पॉइंट चार्ज के बीच में ये Q रखा गया है, ठीक है। और एक स्मॉल चार्ज Q को रखा गया है ठीक इसके बीच में, इस दोनों लाइन ज्वाइनिंग के बीच में। तो मान लो ये भी डिस्टेंस R है और ये भी डिस्टेंस R है। सपोज करो ये दोनों की दूरी, बीच की दूरी R है, इस दोनों के बीच की दूरी भी R है, ठीक है। तीनों चार्ज है इक्विलिब्रियम में, तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हर पे नेट फोर्स 0 है। तो किसी भी एक पर आप नेट फोर्स 0 निकाल लीजिए, किसी भी एक पे। किस पे निकालना है सर? ये चार्ज तो रखा गया, ये दिया हुआ है, प्लस Q चार्ज है। अब अगला चार्ज Q क्या होगा? अच्छा ये चार्ज नहीं दिया है, क्या होगा? यही चार्ज आपको निकालना है। Q विल बी इक्वल टू, ये दोनों चार्ज दिया हुआ है, ये Q चार्ज है। चलो किसी एक पे फोर्स निकालो, तो इस चार्ज को हम मान लेते हैं 1, इस चार्ज को 2 और इस चार्ज को 3 मान लेते हैं। इसको 1 मान लिए, Q को, स्मॉल Q को 2, 3। चलिए इस पे आप नेट फोर्स 0 निकालिए, नेट फोर्स 0 निकालो। इस पे नेट फोर्स कैसे 0 निकलेगा बच्चों? तो नेट फोर्स 0 निकालने के लिए सबसे पहले करो कि ये इस कैपिटल Q चार्ज पे, यानी तीसरे नंबर के चार्ज पे पहला वाला भी फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला भी फोर्स लगाएगा। तो पहला वाला मान लो फोर्स लगाया इधर की तरफ, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। मान लो किसने फोर्स के साथ, F1 फोर्स के साथ रिपेल किया, ठीक है, क्लियर है। और इस चार्ज पे लगाने वाला ये चार्ज भी क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा। बच्चों अब देखो, इस पे नेट फोर्स 0 करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इस पे नेट फोर्स 0। तो भाई ये इधर फोर्स लगाया, तो इसको तो इधर खींचना होगा, इसको क्या करना पड़ेगा? इधर खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इधर खींचेगा कैसे? तो इसको क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या करेगा? प्लस, और प्लस में क्या होता है बच्चों? रिपल्सन, ये इसको इधर भेज देगा, इसीलिए इसको क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव। अब ये फोर्स किधर लगाएगा? इधर। आपका जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव लगा देना है, या आप दोनों फोर्स को जोड़ करके बराबर 0 कर सकते हैं, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। बताओ क्या किया जाए? इस पे फोर्स लगा मान लो F2। चलिए F1 और F2 को बराबर कर दो, तभी नेट फोर्स 0 होगा। ध्यान रखना है, आंसर में मुझे Q चार्ज को नेगेटिव में लगाना है, या फिर आप दोनों फोर्स को जोड़कर वेक्टर फॉर्म में क्या कर सकते हो? 0 कर सकते हो। तो दोनों फोर्स को जोड़ दीजिए। पहले
इस पर लगाने वाला ये कितना फोर्स लगाया है F1। इस दोनों के बीच का फोर्स निकालो, कितना होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। K Q1 Q2 बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, R और R जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2R का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब ये भी फोर्स लगाएगा इधर की तरफ लगाएगा, लेकिन यहां पे हम क्या डाल दिए, प्लस। चलो अब देखो जरा, इसको मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, इसको मैं यहां लिखूं, F1 बराबर भी F2 कर सकते हो आप। आंसर में हम नेगेटिव लगा देंगे हम लोग, पहले इसे याद रखना है, क्यों नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। F1 मतलब इस दोनों के बीच का फोर्स, K Q बाय 2R का स्क्वायर। बच्चों इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये R है, ये R है, ये कितना हो जाएगा, 2R। आप टोटल R भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों के बीच का फोर्स, इस दोनों के बीच का K Q कैपिटल Q बाय R स्क्वायर, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, R ये R स्क्वायर गया, ये Q भी गया, ठीक है। अब बच्चों K भी गया, तो क्या बचेगा इधर, Q, अब बाय 2 का स्क्वायर कितना बचा, 4, और इधर क्या मिला, Q। अब ये चार्ज को मैंने क्या बोला था, ये चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होगा तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा नहीं, तो Q इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -Q/4। ये थोड़ा हाई लेवल प्रॉब्लम हो गया बच्चों, ये अब प्रॉब्लम 12th में नहीं पूछता है, ठीक है। एक ही बार पूछा था 2017 या 18 में, लेकिन फिर भी इसका आंसर देख लो, -Q/4 ऑप्शन किधर है बच्चों, दिख भी नहीं रहा होगा, अच्छा देखो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, क्लियर है, -Q/4 ये हो जाएगा। चलो मैं इसको अब इरेज कर देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखे और ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है, -Q/4 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, 29 नंबर, 29 ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यहां होना चाहिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ये चीज क्लियर कर लेगा, हाँ बहुत छोड़ते हैं साहब, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट का बच्चों आपको पूछा जा रहा है क्या, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है बच्चों फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। देखो यहाँ ये स्मॉल m होगा बच्चों, स्मॉल m, यानी ये हो जाएगा फैराड पर मीटर, और ऑप्शन में कोई देख नहीं रहा है, नहीं तो कैपिटल M नहीं लगाते हम लोग, m पर फैराड है, ये होगा नहीं, न्यूटन पर कूलम होगा नहीं, कूलम पर न्यूटन होगा नहीं, फैराड पर मीटर होता है इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आया क्वेश्चन, 30 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, याद करो, Q बराबर n ही होगा, और यहाँ पे n नॉट फ्रैक्शन, ये हमेशा क्या होगा बच्चों, ये इंटीजर होगा, क्लियर है। चलिए अब ऑप्शन पढ़िए जरा, ऑप्शन है चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन मतलब कितना, इसको डिवाइड कर दो 4 से, क्या आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं, और ये बोल भी रहा है कि इज नॉट पॉसिबल, ये बात तो बिल्कुल सही है, यही बोलता है Q बराबर एनी में कि ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, n का मान फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन भी पढ़ के देख लेते हैं, हालांकि ये मुझे करेक्ट लग रहा है, अ चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या ये कर दो, खैर ये ऑप्शन नहीं है, देयर एग्जिस्ट मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकुलर, ये मुझे ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चों, ये डी नंबर में, अच्छा खैर छोड़ो, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ बच्चों, चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयर एग्जिस्ट मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन पार्टिकुलर, ये ऑप्शन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, अन पार्टिकुलर के बाद क्या, अच्छा ना, ठीक है, चलिए ये ठीक है, ए नंबर क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, द लॉ गवर्निंग द फॉलोइंग फोर्स एक्शन बिटवीन फोर्स एक्टिंग बिटवीन जी है टू इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन एज, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बच्चों, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसको कौन सा लॉ बोलते हो बच्चों, ये कौन सा लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ देखो कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, डी कूलम्ब्स लॉ।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट नंबर 5 पे आए हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब आप जानते ही हो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है। देखो मान लो कोई चार्ज यहां पे सोया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, इधर से कोई चार्ज आ रहा है, ये मान लो -1 कूलम्ब का चार्ज आ रहा है, -1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज। ये सपोज करो बड़ा सा चार्ज है, बड़ा सा, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ये छोटा सा चार्ज है क्यू, ठीक है। अब मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, कुछ भी मान सकते हो। अब ये इसको नजदीक ला रहे हैं, धीरे धीरे इसके नजदीक। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये नजदीक आने लगेगा इधर, तो प्लस क्यू चार्ज है, तो ये क्या करेगा, उसको उधर धक्का देगा। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ गया, ये वाला, तो ये इधर धक्का देगा। ये क्या क्या हुआ था, अपने आसपास ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये अपने आसपास एक फील्ड बनाया हुआ है बच्चों, एक क्षेत्र। जो मेरे क्षेत्र में अगर कोई आया तो या तो उसको धक्का दे दूंगा अगर प्लस क्यू चार्ज रहेगा, या कोई माइनस क्यू चार्ज आया तो मैं उसे अपनी तरफ खींच लूंगा, ठीक है। यानी माइनस को ये खींच रहा है, प्लस को ये भगा रहा है। इसका मतलब है ये चार्ज अपने आसपास क्या पैदा करके बैठा है, ये एक इफेक्ट प्रोड्यूस करके बैठा है बच्चों। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके आसपास किसी कोई चार्ज को हम लेके आए क्यू नॉट। अब क्यू नॉट का मान लेते हैं हम लोग 1 कूलम्ब मान लेते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज, यूनिट माने एक, कोई भी 1 कूलम्ब को चार्ज को लेके आए और हम देखना चाहते हैं कि ये जो चार्ज है इसको कितना फोर्स के साथ धक्का दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं उसको बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी ये चार्ज जो है ये इसके कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और F बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू नॉट ई के बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो देखो हम लोग निकाल भी सकते हैं। जैसे देखो क्यू चार्ज है और यहाँ पे मुझे P पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है, R है। तो यहां पर हम ले आए एक 1 कूलम्ब का चार्ज और ये देखे कि ये क्यू चार्ज जो है इस पे कितना फोर्स लगाया, मान लो F, तो ये डिस्टेंस R है, तो कितना फोर्स लगाएगा, K-Q1 × 1/r²। और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगा इसी को बोलते हैं बच्चों फील्ड, और इसीलिए फील्ड का फॉर्मूला लिखे हम KQ/r²। यहाँ वेक्टर साइन नहीं होगा, E बराबर KQ/r²। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण फील्ड होगा आउटवर्ड, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है ये Q, तो ये +1 कूलम्ब के चार्ज को क्या करता, +1 कूलम्ब के चार्ज को अपनी तरफ खींचता, और खींचता तो होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड बाहर की तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड जो होता है वो चार्ज की ओर ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों R²। ये सिर्फ किसके लिए होता है, ये होता है पॉइंट चार्ज के लिए, ये होता है पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। कंजर्वेटिव होता है फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है बच्चों कि कहीं भी अगर मान लीजिए फील्ड है, कहीं भी फील्ड है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम किसी चार्ज को ले जाएंगे, मान लो ए से बी ले जाना है, तो ए से बी ले जाना है तो आप सीधे ले जाओ या ऐसे घुमा के ले जाओ या ऐसे घुमा के ले जाओ या ऐसे घुमा के ले जाओ, वर्क डन आपको सेम करना पड़ेगा, पाथ पे वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, और ये फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं बच्चों, अब क्या देखेंगे सर, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। देखो अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, जैसे ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, अब इसके आसपास मुझे इफेक्ट देखना है, तो हम एक उठाए 1 कूलम्ब चार्ज को बुलाए, रे बुआ चलो तुम, चलो इफेक्ट चेक करना है इसका स्ट्रेंथ कितना है। +1 कूलम्ब चार्ज को मैंने यहाँ रखा, ये वाला क्या किया, बोला अब चल भाग यहाँ से, क्यों, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, चल निकाल, और आगे रखा, यहाँ पे इसी चार्ज को यहाँ लाके रखा तो ये थोड़ा सा धक्का दिया, और आगे ले जा गया तो यहाँ थोड़ा सा धक्का दिया। यानी इस पॉइंट चार्ज को फिक्स किए हैं और ये +1 कूलम्ब के चार्ज को शिफ्ट करते जा रहा है। यहाँ रखे तो ये जोर से धक्का मारा, फिर इस चार्ज को उठा के यहाँ रख दिया, इस चार्ज को उठा के यहाँ रख दिया, फिर जोर से धक्का मारा इधर की तरफ। अच्छा इसी चार्ज को +1 कूलम्ब चार्ज को मैंने यहाँ रख दिया, तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा जोर से, भाग यहाँ से निकल, मेरा फील्ड है।
चलो यही चार्ज को उठा के हम यहां रख दिए तो इधर भागेगा, ये इसी को उठा के मैंने यहां रख दिया तो इधर भागेगा। उसी तरह से बच्चों इस साइड भी मैंने सेम कंडीशन किया, सेम कंडीशन रे, भाग रहा है, यहां रखे तो इधर भगा दिया, यहां रखे तो इधर भगा दिया, बेचारे की पेंडुलम चार्ज की बेइज्जती हो रही है। तो ये बच्चों इस लाइन को पूरा मिला दोगे तो इसी लाइन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है? ये इधर भी होगा, ये इस साइड भी होगा, ये इस साइड भी होगा, ये इस साइड भी होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड फील्ड होता है बच्चों। लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होता है? आउटवर्ड। और यही नेगेटिव चार्ज होता, और तब हम +1 माइक्रोकूलम के चार्ज को लाते हैं या +1 कूलम के चार्ज को। ये माइनस वाला क्या करता है? आ जा रे, +1 कूलम को खींच लेता, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका भी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा ही बनेगा -q चार्ज का, लेकिन इसके तरफ क्या जाएगा? ये चार्ज की ओर होगा, ये चार्ज की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व भी हो सकता है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है। और इस कर्व के किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और फील्ड लाइन पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, जैसे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, तो ये क्या होगा? इस पॉइंट पर आप टेंजेंट डाल दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा आपको। क्लियर है? अब देखो बच्चों, प्लस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, लाइंस ऑफ फोर्स। माइनस चार्ज के कारण इनवर्ड होगा, और प्लस माइनस दोनों चार्ज रहेगा, इक्वल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है बच्चों? प्लस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, माइनस की चार्ज की तरफ खत्म हो जाता है जाकर के, यहां से निकलेगा माइनस पे खत्म हो जाएगा जर्नी इसका। ठीक है, ऐसे प्लस से बाहर निकलता हुआ दिखाते हैं चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स को, माइनस के से अंदर की ओर। ये देखो, ये करके दिखाओ, ये करके। ठीक है, ये लाइंस ऑफ फोर्स होता है बच्चों, ये प्लस और माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के कारण। अब दो अगर इक्वल चार्ज रहेगा बच्चों, प्लस और प्लस रहेगा, तो इसके कारण लाइंस ऑफ फोर्स आएगा इधर, इसके कारण इधर, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देता है। प्लस प्लस के कारण क्या होता है? रिपेल, ऐसा हो जाता है लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसा आप बना सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। ये तो मकड़ी का जाला लग रहा है सर। बिल्कुल बच्चों, कुछ इसी तरह का होता है लाइंस ऑफ फोर्स। पॉजिटिव चार्ज के कारण भी आउटवर्ड होगा बाहर की तरफ, और नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज के कारण भी होगा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है? चलिए आइए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, उसको देखते हैं। चलिए आइए, इसका प्रॉपर्टीज है, ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा बच्चों। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पहला प्रॉपर्टी देखो, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कि अरे ये पहला फील्ड है, ये दूसरा लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पर आप दोनों के लिए टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। चलिए मैं पहला वाला के लिए, ये पहला वाला है, और ये पहला वाला पे टेंजेंट जो इस पॉइंट पे होगा, ये इधर की तरफ होगा, इसको मैंने कहा E1। ये फील्ड का डायरेक्शन बताता है बच्चों। लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालते हैं तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, और ये जो 2 है, 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसके लिए इसी पॉइंट पे इसके लिए टेंजेंट इधर हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज मुझे ये बताओ कि एक ही पॉइंट पे क्या फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल है? एक ही पॉइंट पे फील्ड का 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कट नहीं कर सकता है। अच्छा, ये स्टार्ट होता है कहां से? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड होता है कहां पे? नेगेटिव चार्ज पे। यानी ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज पे और खत्म हो जाएगा कहां जाके? नेगेटिव चार्ज पे। अच्छा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई मान लो कंडक्टर है, ऐसा है कंडक्टर, ठीक है, मान लो ये कंडक्टर है। ठीक है, अब लाइंस ऑफ फोर्स आएगा तो ठीक इसके परपेंडिकुलर रहेगा। अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हमेशा ऐसे आएगा, लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर, इसके लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर, इधर लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। ठीक है, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा नहीं हो सकता। कंजर्वेटिव लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लाइंस ऑफ फोर्स होता है, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ऐसा लाइंस ऑफ फोर्स नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। चलो नेक्स्ट है बच्चों 5 नंबर, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना होगा, मान लो +q चार्ज है, तो इसके कारण मान लो 4 लाइंस ऑफ फोर्स है।
अगर हम चार्ज को दुगुना कर दें, यानी 2q कर दे चार्ज को, प्लस 2q, तो लाइंस ऑफ फोर्स भी बच्चों दुगुना हो जाएगा। कितने लाइंस ऑफ फोर्स हो गए? 4, 5, 6, 7, 8। इधर 4 था, चार्ज को दुगुना किए, 8 लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। अच्छा, इसी का मतलब हुआ कि लाइंस ऑफ फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। अगर जो बच्चे ऑब्जेक्टिव शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो थ्योरी को स्किप करके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे जा सकते हैं। अच्छा, 6 नंबर प्रॉब्लम, ये प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये लाइंस ऑफ फोर्स का। स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्यू डिस्टेंस लाइन। स्ट्रेट मतलब हो गया सीधा, पैरेलल मतलब जानते ही हो समांतर एक दूसरे के, और इक्यू डिस्टेंस का मतलब होता है सारे लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मान लो बी है, इस लाइंस के बीच का भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, क्रॉडेड लाइंस स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है। क्रॉडेड लाइंस का मतलब हुआ अगर लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक है तो यहां पे फील्ड ज्यादा होगा, और डिस्टेंट लाइंस जो होता है बच्चों वो बनाता है वीक फील्ड। मतलब अगर लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर है तो इसमें फील्ड कम होगा, लेकिन इसमें फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा क्रॉडेड लाइंस। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, अब मजा आएगा। चलो 32 नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है बच्चों? करेक्ट है तो चलो देखते हैं। E बराबर F बाई क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये ऑप्शन तो मुझे करेक्ट लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ना है बच्चों आपको। Q इंटू एफ होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे Q इंटू एफ। E बराबर क्यू एफ, ये फॉर्मूला सही नहीं है बच्चों। E बराबर क्यू बाई एफ नहीं, F बाई क्यू होता है। अच्छा, ये क्या है? Q बाई एफ, 1 बाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो होगा ही नहीं बच्चों, ये ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। E बराबर F बाई क्यू। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q चार्ज को रखा जाए तो इस पे एक फोर्स लगता है बच्चों, F बराबर QE। चलो ये फोर्स कितना होगा ये देख लो। यही फोर्स आपसे पूछ रहा है क्या फोर्स होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? QE। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E भी दे सकते हो, ये दे सकता है E। Q चार्ज को अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नहीं, ये नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, F बराबर QE आप फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द यूनिट वोल्ट पर मीटर? वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स ऊपर है और Q चार्ज नीचे पर कूलम, या इसी का होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड खोजो कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड डी नंबर में है सर, डी नंबर में। चलो कंटिन्यू करते रहना है और सर को बिल्कुल नहीं चकराना है, सर जो तेरा चकराए। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन 35 नंबर। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों किसी कंडक्टर के सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अभी अभी मैंने पढ़ा था, ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ये हुआ जो सेंटर से जाता हुआ मालूम पड़ेगा। स्फेरिकल है मान लो कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन देखो 0, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टेंजेंट टू द सरफेस, 45 डिग्री सरफेस के साथ नहीं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलिए 36 नंबर देखो। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? अभी अभी बच्चों पढ़ा था हम लोगों ने, या तो न्यूटन पर कूलम लिखो या फिर वोल्ट पर मीटर लिखो, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये कूलम मीटर स्क्वायर दिख रहा है, न्यूटन पर कूलम, ये एम्पियर मीटर दिख रहा है, और ये दिख रहा है बच्चों वोल्ट पर मीटर स्क्वायर है, ये नहीं होगा। फिर न्यूटन पर कूलम, ये ऑप्शन सही है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव? बिल्कुल नहीं, नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं होता है, ये कंजर्वेटिव होता है बच्चों, क्योंकि इस फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो वर्क डन सेम करना पड़ेगा, चाहे पाथ कुछ भी हो। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? E बराबर F बाई क्यू। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ढूंढो कहाँ है? E बराबर F बाई क्यू। ये E बराबर एफ क्यू है, ये बराबर एफ बाई क्यू है, ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 39 नंबर प्रॉब्लम क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। यही क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूछ रहा है, ऐसा यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। यही क्वेश्चन ये भी था। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड।
द फोर्स एक्टिंग, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है बच्चों, ये क्या कहलाता है? तो इसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो इलेक्ट्रिकल स्पेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, या इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला पेज देखते हैं। अगला पेज क्या है? 12 नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है? मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये क्या क्या बताएगा? तो फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है, फील्ड स्ट्रेंथ बताता है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ लाइंस ऑफ फोर्स नजदीक है, और यहाँ का फील्ड बच्चों कम होगा क्योंकि यहाँ दो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। जहां कम डिस्टेंस वहां ज्यादा फील्ड, जहां ज्यादा डिस्टेंस वहां कम फील्ड। चलो फील्ड स्ट्रेंथ बताता है, ये भी सही है। चलो नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्शन। क्या ये डायरेक्शन बताता है? बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट डाल दो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। नेचर ऑफ चार्ज, बिल्कुल चार्ज का नेचर, यानी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की ओर। तो इससे चार्ज का नेचर पता चल जाएगा। कैसे? तो मान लो हम यहाँ पे एक चार्ज दे दिए और आपको बोले कि देखो इस लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये ऐसा है, तो ये कौन सा चार्ज हुआ? तो आप बता सकते हो ना पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर जा रहा है। तो ये चार्ज का नेचर भी बताता है। सर तीनों सही है तो का ऑल ऑफ दिस होगा? बिल्कुल होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो वक्त का हो जाएगा काफी लंबा, इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक और भी है बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, गॉसेस लॉ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उससे भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज में, ऑब्जेक्टिव की सीरीज में, और यकीन मानो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप मजे करिए, पढ़ते रहिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।